after 20 days, finally Aryan Khan will be out. Sir. God has blessed all of us, and Aryan is a free man. He will come out soon once the bail bond is executed. So what about the arguments with respect to the WhatsApp chats and the conspiracy? I don't want to comment anything on the order. By tomorrow, you think that the Aryan Khan will be out? I don't know. Once the order is out, we will let you know. Okay, sir. It's been always a big fight with respect to, if you see that even with the Riya Chakravarti, finally the NCB's case, when it comes to the High Court's order clarifies a lot of the conspiracy angles, 27A angles and everything. The hierarchy of the judicial system, and the High Court has granted us in this case as well as in Riya's case. So it appears that ultimately our prayers are heard. We saw that how repeatedly Shobik and Riyaz's case was cited in the courtroom. What do you want to say? Both the victories for you. Thank you, sir. God has blessed us. Thank you so much, sir. Here, Satish Mankini, you just... At least till शाम के 5 बजने को है, दंगल का वक्त हो चला है। आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहा है, आपको बता दें आर्यन खान को आखिरकार जमानत मिल ही गई। काफी लंबी जद्दोजहद के बाद आर्यन खान को उनके वकील जमानत दिलाने में कामयाब रहे। हालांकि आज की रात उनको जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। कल या फिर हो सकता है परसों, अगर पूरी की पूरी पेपर वर्क जो होता है, जो कागजी कार्रवाई होती है, वो प्रक्रिया अगर कल पूरी हो जाती है तो फिर कल रात में वो वापस अपने घर पहुंच सकते हैं। कल से गॉड विलिंग इट विल बी आउट। काउंटर आर्गुमेंट नहीं हो पाया, उसके पहले ऑर्डर आ गया जी। काउंटर आर्गुमेंट आदेश, सारे आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट होने के बाद में ही ऑर्डर आता है। प्रोसीजर यही है। पूरा काउंटर आर्गुमेंट हुआ, 1 घंटा उनका आर्गुमेंट हुआ, 1 घंटा हमारा हुआ, फिर ही ऑर्डर निकला। मुकुल राज प्रोसीजर के अनुसार ही पूरा ऑर्डर हो गया। सबकी सुनवाई बराबर से हो गई एंड ऑल। तो सभी की सुनवाई बराबर से हो गई। सबसे पहले हम सब ने देखा था किस तरह से मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा था। उसके बाद अरबाज खान और मुनमुन धमोचा के वकीलों की ओर से पक्ष रखा गया था। आज बारी एनसीबी की थी। एनसीबी ने अपनी दलीलें दी। हालांकि बार बार उसकी ओर से कोशिश यही की गई कि इन तीनों को जमानत नहीं मिले, लेकिन एनसीबी की तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए, किनारे रखते हुए आखिरकार जमानत इन तीनों को ही मिल गई है। आर्यन खान को जमानत मिल गई है ड्रग्स केस में। मुकुल रोहतगी जिनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, उनकी ओर से विस्तार से इस पूरे मामले में जानकारी दी गई है। आपको बता दें 2 अक्टूबर से ही आर्यन खान पर शिकंजा कसा हुआ था। क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई के ऑथर रोड जेल में बंद आर्यन खान को फिलहाल जमानत मिल गई है। आपको ये भी बताते चलें कि 2 नवंबर को, आगे आने वाले 2 नवंबर को शाहरुख खान का जन्मदिन है। यकीनन उसके पहले एडवांस बर्थडे गिफ्ट उनके बेटे की जिस तरह से अब रिहाई होगी। हालांकि आज की रात तो उनको जेल को ही उन्हें गुजारनी होगी, लेकिन आगे आने वाले वक्त में कल या फिर परसों उनको रिहा कर दिया जाएगा। पूरी की पूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद मुकुल रोहतगी की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया है, आज तक ने उनसे की है खास बातचीत, सुनिए। आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। आज कोर्ट ने तीनों का सुनवाई करके 3 दिन के लिए तीनों को बेल दी है। आर्यन खान, अरबाज और मोनमोन। बाकी लोगों को जो भी अप्लाई करेंगे उनका डिसाइड बाद में हो जाएगा, लेकिन ये तीनों ने कोर्ट के सामने अर्ज की थी, तीनों छूट गए हैं। सर आप ये तीनों बाहर कब आएंगे सर? ग्राउंड जो भी है कल साहब दे देंगे, उसके बाद हम आपको कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जब तक ऑर्डर हाईकोर्ट से नहीं निकलती है वो जेल से नहीं निकलेंगे। इसीलिए हम आपको सबसे शांति से प्रार्थना है कि तब तक आप प्लीज वेट कीजिए और डोंट आस्क फॉर एनी कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।
मानव शिंदे को आप सुन रहे थे। मुकुल रोहतगी ने भी आर्यन की पैरवी की, जिसके बाद जमानत फिलहाल उनको मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह जमानत दी है, लेकिन बाहर कब आएंगे अब इसी बात का इंतजार उनके परिवार को होगा। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर से हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। बॉम्बे, अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उसकी कॉपी का आप सभी को इंतजार है, उसके बाद ही अपने घर वापस जा पाएंगे आर्यन खान और शाहरुख की मन्नत पूरी हो पाएगी। अपने संवाददाता के पास हम चलेंगे, लेकिन बड़ी खबर देखिए आज क्या कुछ हुआ है। दोपहर 2:57 पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई फिर से शुरू हुई है। शाम 4:41 पर हाईकोर्ट से जमानत की खबर सामने आई और यकीनन आर्यन खान और उनके परिवार वालों ने, यानी कि शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी ने राहत की इस खबर के साथ ही सांस ली होगी। बेल मिली, लेकिन आज जेल में ही रहेंगे आर्यन खान, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। चूंकि ऑर्डर की कॉपी अभी मिलेगी, उसके बाद तमाम औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी, उसके बाद जेल अथॉरिटी को भेजी जाएंगी, वहां पर भी तमाम औपचारिकताएं होती हैं। बीते कई दिनों से आर्यन खान वहां पर बंद है, इसी वजह से ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है उसमें लंबा चौड़ा वक्त लगेगा। इसीलिए माना जा रहा है कल, या फिर अगर कल नहीं हो पाता है तो फिर परसों रिहाई हो जाएगी। लेकिन जमानत मिल गई है, यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 2 अक्टूबर को आपको याद होगा, सबसे पहले आज तक ने आप तक खबर पहुंचाई थी कि किस तरह से एक क्रूज पर छापेमारी की है एनसीबी ने, और उसके बाद बड़े बड़े जिसमें आर्यन खान भी शामिल थे, मुनमुन धमोचा का नाम भी सामने आया था, जिसके बाद इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई जिस तरीके से आगे बढ़ी, अरबाज को लेकर भी एनसीबी जिस तरह से आगे बढ़ी, इन तीनों पर ही देश भर की निगाहें टिकी हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल आर्यन खान को लेकर खड़े हो रहे थे, क्योंकि 23 साल के शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट जिसने कई सवालों को जन्म दिया था, और यकीनन निचली अदालतों ने उन्हीं व्हाट्सएप चैट के आधार पर और जो दलीलें एनसीबी की ओर से रखी गई थी उसके आधार पर उनको नहीं छोड़ा था। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकुल रोहतगी की ओर से जिस तरह की पैरवी की गई, जो तथ्य और पक्ष सामने रखे गए, उसके बाद जमानत मिल गई है। आर्यन खान को जमानत मिल गई है। पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यकीनन उनके परिवार को इंतजार होगा कि जल्द से जल्द अब आर्यन खान अपने घर वापस लौटें। कोर्ट ने आर्यन के अलावा मुनमुन धमीचा और अरबाज मर्चेंट को भी जमानत दे दी है। हालांकि अदालत से फिलहाल आदेश की कॉपी न मिलने के कारण इन तीनों को शुक्रवार यानी कि कल या फिर शनिवार तक जेल में ही रहना पड़ेगा। आपको जैसा कि हमने ग्राफिक्स में भी दिखाया कि आज किस तरह से बॉम्बे हाईकोर्ट में तकरीबन 3 बजे के आसपास सुनवाई शुरू हुई, और उसके बाद 4:45 बजते कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया। आरोपियों की जमानत का वहीं विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी अनिल सिंह ने एनसीबी की ओर से तमाम दलीलें रखी, लेकिन कोर्ट ने आरोपियों को जमानत दे दी। आपको बता दें, एएसजी की ओर से एक पक्ष रखा गया, उनकी ओर से तमाम दलीलें रखते हुए यह तक कहा गया कि अगर ये बाहर आते हैं तो फिर बेल मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। ड्रग तस्करों से आरोपियों के संबंध हैं। आर्यन अरबाज की गिरफ्तारी वैध है, लेकिन इन तमाम बातों को कोर्ट ने नहीं माना और फिलहाल उनको बेल मिल गई है। लेकिन आज जेल में ही रहेंगे आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे, और कल अगर कागजी कार्रवाई पूरी हो जाती है, वरना परसों तक फिलहाल वो घर चले आएंगे। यानी कि शाहरुख खान का आगे आने वाला 2 नवंबर का जो जन्मदिन है, या फिर उसके बाद 4 नवंबर की जो दिवाली है, वो कम से कम अच्छी बीतेगी परिवार को, जिस बारे में इंतजार था। लेकिन अब इसी के साथ एक नई तरह की जांच शुरू हो चुकी है। समीर वानखेड़े जो जोनल डायरेक्टर है वहां के, उनको लेकर उस पर भी सियासत लगातार गरमाई हुई है। बॉम्बे हाईकोर्ट में उनको भी लेकर सुनवाई हुई और महाराष्ट्र सरकार के वकील की ओर से यह कहा गया कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो 3 दिन पहले इस बारे में इत्तला की जाएगी, तो थोड़ी सी राहत समीर वानखेड़े जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उन्हें फिलहाल थोड़ी राहत मिली है। लेकिन एक अलग तरह की कंट्रोवर्सी इस पूरे मामले में देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर मैं चाहूंगी हमारे संवाददाता जैसे ही ग्राउंड जीरो से जुड़े हमें बताया जाए, और हमारे साथ गेस्ट अगर आ चुके हैं तो उनके साथ भी हम चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है, जैसा कि टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हालांकि ये पहले की तस्वीरें हैं, लेकिन यकीनन इन तस्वीरों के जरिए ही जो शाहरुख खान है, उनके फैंस है, जो चाहने वाले हैं, वो आर्यन खान को जमानत मिल जाए, इसके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे थे। हालांकि निचली अदालत में एनसीबी की दलीलें मानी गई, लेकिन हाई कोर्ट में जब यह मामला चला, बॉम्बे हाई कोर्ट में परसों हम सब ने देखा था सबसे पहले किस तरह से मुकुल रोहतगी की ओर से आर्यन खान के पक्ष में तमाम दलीलें दी गई। उसके बाद कल हम सब ने देखा था जैसे ही नंबर आता है इस पूरे के पूरे केस का, उसके बाद अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमोचा के वकीलों की ओर से पक्ष रखा जाता है, और आज एनसीबी के अधिकारियों ने एक एक करके तीनों ही वकीलों की काट निकालने की कोशिश की, गिरफ्त और जमानत का विरोध किया, लेकिन एनसीबी की बातें आज दरकिनार कर दी गई और आर्यन खान को फिलहाल जमानत मिल गई।
मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, सीधे बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर मौजूद हैं। मुस्तफा, जमानत मिल गई लेकिन अब इंतजार रहेगा रिहाई कब होगी, जेल से बाहर कब आएंगे और इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करने में कितना वक्त लगेगा, क्या क्या औपचारिकताएं हैं, इसके बारे में विस्तार से बताइए मुस्तफा। बिल्कुल, औपचारिकताओं को लेकर ही विद्या के पास चलते हैं। विद्या, अब जेल से बाहर आने में आरोपियों को कितना समय लगा ये बताइए। देखिए, मैं उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगी कि अदालत में आज जब आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने तकरीबन 1 घंटे का आर्ग्यूमेंट किया। अदालत ने उनसे कई सारे अलग अलग सवाल पूछे, लेकिन उस पूरे सवाल जवाब के दौरान अचानक जब मुकुल रोहतगी जब उठे अपना काउंटर रिजॉइंडर देने के लिए, अचानक अदालत ने बस कह दिया ऑल 3 एप्लीकेशंस अलाउड। यानी कि अदालत ने जब सिंह साहब का पूरा आर्ग्यूमेंट सुना तभी वो कन्विंस हो चुके थे कि इनके पास कोई बहुत स्ट्रांग केस नहीं है। हालांकि डिटेल्ड ऑर्डर अभी आने में समय है, क्योंकि डिटेल्ड ऑर्डर अदालत ने कहा है कि वो कल शाम को देंगे। इसी वजह से मुकुल रोहतगी ने तुरंत अदालत को कहा कि भाई अगर आप कल देंगे आदेश तो हमारे लोग कब आएंगे, क्योंकि उसके बाद तो छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन अदालत ने कहा कि देखिए यहाँ के सिस्टम काम कर रहे हैं, सैटरडे को भी सब वर्किंग है, दिक्कत नहीं होगी, आ जाएंगे आपके आरोप जितने लोग हैं। तो इसलिए ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। कल हो सकता है कि कोशिश करेंगे ये सभी डिफेंस लॉयर्स कि उन सभी तीनों लोगों को कल ही छुड़ा लें, नहीं होगा तो सैटरडे तक जरूर छूट जाएंगे। बेल की औपचारिकता तो शुरू हो गई है, लेकिन आप जो अनयूजुअल बात बता रही थी जस्टिस सांबरे के बारे में, हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि जस्टिस सांबरे इतना ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं ऑपरेशनल ऑर्डर पास करने के लिए, यानी कि उन्होंने तुरंत ही एएसजी का आर्ग्यूमेंट सुना और रिजॉइंडर आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, बाकी तो वकील के रिजॉइंडर आर्ग्यूमेंट पेंडिंग थे, तभी उन्होंने ऑर्डर दिए। बिल्कुल, अगर आप देखें जस्टिस सांबरे जनरली अक्सर मैंने देखा है, सवेरे से भी आज जैसे मैं देख रही थी उनको, वो सीधे कहते हैं आई एम नॉट इंक्लाइंड, डू यू वांट टू विथड्रॉ, ओके आई विल ग्रांट इट टू यू। वो इमीडिएटली वो बताते हैं, जैसे ही केस सुनते हैं रेलेवेंट क्वेश्चंस, उनके कोर्ट में बहुत ज्यादा लंबा आर्गुमेंट चलता भी नहीं है। यही शायद आर्गुमेंट इतना हुआ हो कि जिसमें कि 2-2 घंटा सबने आर्ग्यू किया है, ऑडिशन और सिंह साहब ने तकरीबन 1 घंटे से ऊपर आर्ग्यू किया है। लेकिन ज्यादातर लोग इनके कोर्ट में, जैसे सांबरे के कोर्ट में थोड़ा थोड़ा आर्ग्यूमेंट करते हैं, रेलेवेंट पॉइंट पे आर्ग्यूमेंट होता है और वो तुरंत अदालत में कह देते हैं कि मुझे देना है या नहीं देना है। मुख्य रूप से यही बात मानी जा रही थी कि व्हाट्सएप चैट्स पर डिसीजन होगा बेल ग्रांट करना है या नहीं। कल जस्टिस सांबरे ने यह कहा था कि यूके के कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहे हैं, हम अभी भी संज्ञान ले रहे हैं। आज उन्होंने व्हाट्सएप चैट्स खुद देखा। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मुख्य रूप से कॉन्स्पिरेसी की बात जो थी वो कहीं ना कहीं तथ्य साबित नहीं हो पाई, इसलिए इतने जल्दी बेल का ऑर्डर? देखिए, कॉन्स्पिरेसी तो है ही, साथ में अगर आप देखें वो व्हाट्सएप मैसेजेस उन्होंने देखे, उसका कोई लेना देना नहीं था इस पूरे क्रूज केस से, जो कि बार बार डिफेंस मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी उन्होंने कहा, सेशंस कोर्ट में भी कहा था, लेकिन वहां पर क्योंकि व्हाट्सएप चैट का इन्वेस्टिगेशन बाकी है, जांच पड़ताल बाकी है और निचली की अदालतें जनरली इन सब बातों में आ जाते हैं और नहीं देती हैं बिल। लेकिन इस वक्त अगर आप देख लीजिए, हाईकोर्ट ने भी रिया चक्रवर्ती का भी अगर मामला देखें तो उन्होंने भी व्हाट्सएप मैसेजेस खंगाले थे, देखे थे और उसके बाद शौविक को नहीं दिया था और रिया को बेल दिया था। तो ये अदालतें जनरली सारे एविडेंस को खंगाल के पूरी तरीके से देखने के बाद ही आदेश देती हैं। एक बार फिर से साबित हुआ है। सीनियर काउंसिल मुकुल रोहतगी आर्यन खान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये सवाल पूछे विद्या से आप, व्हाट्सएप चैट को लेकर चूंकि लगातार कंट्रोवर्सी क्रिएट होती रही है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी व्हाट्सएप चैट को लेकर एक टिप्पणी की गई थी कि आदेश नहीं मानती सोशल मीडिया के इस तथ्य को। क्या आज भी इस तरह की बातें हुई हैं कोर्ट के भीतर? चूंकि वही सबसे बड़ा आधार था और बार बार एनसीबी ये साबित करने में लगी हुई थी कि व्हाट्सएप चैट से षड्यंत्र के और खरीद फरोख्त के आरोप लगते हैं आर्यन पर, इस वजह से उनको बेल नहीं दी जाए। इसको लेकर विस्तार से क्या डिस्कशन हुआ है उसके बारे में बताइए। एक मेन फलक्रम था पूरे एनसीबी के केस का, उसको लेकर के व्हाट्सएप के फैसले के बाद व्हाट्सएप चैट को लेकर के क्या कहा जाता है एज अ डिजिटल एविडेंस? देखिए, डिजिटल एविडेंस अभी इन्वेस्टिगेशन के तौर में जनरली होता है, क्योंकि अगर आप कुछ मिल जाता है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन, लेकिन अपने आप में व्हाट्सएप मैसेजेस का कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं है अदालत में। ये ट्रायल के समय हमने अक्सर देखा है और ट्रायल में ये साबित है कि उसको कोरॉबोरेटिव एविडेंस उसमें ढूंढना पड़ता है। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो निचली अदालतें बार बार, मजिस्ट्रेट कोर्ट ले लीजिए, सेशंस कोर्ट ले लीजिए, ये दोनों इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा थी। एनसीबी ने जैसे ही आप पूरे समय में अगर आप समझ लीजिए 2 घंटे अगर आर्ग्यूमेंट होता था, आप तमाम आर्ग्यूमेंट डिफेंस के उठा लीजिए, लेकिन जैसे ही सरकारी पक्ष व्हाट्सएप मैसेजेस मजिस्ट्रेट या दिखाते थे उसी समय तुरंत वो सबके सब मान जाते थे कि भाई एनसीबी का केस पुख्ता है और उन्हें जांच करने के लिए समय चाहिए। जस्टिस सांबरे की अगर बात करें तो उनकी क्या ऑब्जर्वेशन रही इस पूरे केस बेल के दौरान व्हाट्सएप चैट्स को लेकर? देखिए, उन्होंने व्हाट्सएप चैट्स को लेकर ऑब्जर्वेशन, जैसा मैंने कहा, ऑब्जर्वेशन उनके क्या रहेंगे, किस वजह से उन्होंने दिया है, वो उन्होंने अभी नहीं बताया है। उनका जो आदेश है वो कल आएगा। उन्होंने साफ कहा है कि कल शाम तक वो अपना आदेश दे देंगे। अब बात सिर्फ इतनी है कि ऑपरेटिव ऑर्डर कब आएगा, क्योंकि ऑपरेटिव ऑर्डर से ही आरोपी निकल सकता है जेल से।
अभी जितना मैंने सुना था, उन्होंने ऑपरेटिव ऑर्डर की कोई बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा था कि हम डिटेल्ड ऑर्डर कल देंगे। ऑपरेटिव ऑर्डर आ जाएगा या कल जाएगा, इसके ऊपर थोड़ी सी शंका बनी हुई है, क्योंकि अमित देसाई ने बाहर आके मुझे बताया था कि आ जाएगा, लेकिन ऐसा अभी बाकी जो वकील हैं वो नहीं उसके कॉन्कर कर रहे हैं। मिलाकर यही कहा जाए कि हायर कोर्ट की जब बात आती है तो व्हाट्सएप चैट्स की जो दलील है वो कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन की नहीं टिक पाती। जी देखिए, अगर ये बात है तो प्रोसिक्यूशन को जो एविडेंस कह लीजिए, वो बार बार यही कहते हैं हमको इन्वेस्टिगेशन करना है, इसकी वजह से ये व्हाट्सएप चैट्स के आगे कोरोबोरेटिव एविडेंस हमें ढूंढना है। लेकिन क्या उसके लिए किसी आरोपी को जेल में रखना जरूरी है, ये एक बड़ा सवाल था। और अदालत में जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, जस्टिस सांबरे बार बार यही कह रहे थे कि जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप किसी को 20-25 दिनों से अंदर रखें। जरूरी जैसा कि असलम मर्चेंट, अरबाज मर्चेंट के फादर हैं, उन्होंने अभी बहुत इमोशनल बात कही। अभी थोड़ी देर पहले मैं उनसे बात करी थी, उन्होंने कहा मैंने दिनों में नहीं गिना है, मैंने मिनटों में गिना है। मेरी बीवी ने हिसाब रखा है, तकरीबन 34,600 मिनट्स हो चुके हैं जब मेरा बेटा जेल के अंदर है। तो एक सोच लीजिए, इतना इमोशन भरा है सब लोगों में, सब इंतजार कर रहे हैं कि उनके बेटे भाई लोग बाहर आए। हम बात कर रहे थे मुकुल रोहतगी जी की, उन्होंने ही मोटा मोटी तौर पर पहले ये आर्गुमेंट सामने रखे थे कि क्रूज केस जो वो अलग है और जो चैट्स मिले हैं वो अलग है। इन दोनों को मिलाकर कॉन्स्पिरेसी जो है वो एस्टेब्लिश नहीं की जा सकती। कहीं ना कहीं कोर्ट को एक तरह से वो क्लियर डायरेक्शन मिल गया। जी देखिए, एक तरह से अगर आप देखें तो वैसे भी ये आर्ग्यूमेंट डिफेंस का सेशंस कोर्ट में भी था, लेकिन बार बार सेशन कोर्ट में वो बार बार कहना था प्रोसिक्यूशन का जांच तो करने दो। तो यही वजह है कि वो भी बार बार जो कह रहे थे वो अभी अदालत में नहीं। और विद्या हमारी संवाददाता विस्तार से पूरे मामले की जानकारी देते हुए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि अपने आप में ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर आर्यन खान अब जेल से बाहर कब निकल कर आएंगे सामने। और जैसा कि विद्या जिक्र कर रही थी कि अरबाज मर्चेंट के पिता की ओर से कहा गया कि एक मिनट किस तरह से सालों की तरह गुजरे हैं उनके परिवार के लिए, लेकिन दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल परिवार वालों के लिए राहत की बात यह है कि तीनों जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जमानत हाईकोर्ट की ओर से दे दी गई है। और यहीं से चर्चा को लेकर आगे हम बढ़ेंगे। कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ राजीव पांडे, जो कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के प्रवक्ता हैं और वकील भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पोक्स पर्सन एनसीपी के बृजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोनेश भल्ला, जो कि एनसीबी के फॉर्मर ऑफिसर हैं, आप अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है साहब। उज्जवल निकम साहब भी कुछ ही देर में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही शैलेश पांडे, शिवसेना के प्रवक्ता, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। चैतन्य सिंह जी, जो कि लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले राजीव पांडे जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, सभी की निगाह थी और एनसीबी की भी बड़ी कोशिश थी कि जमानत नहीं मिले, बेल नहीं मिले, व्हाट्सएप चैट का बार बार हवाला दिया जा रहा था, लेकिन आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने तमाम बातों को दरकिनार करते हुए राहत दे दी है, जमानत दे दी है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? ये तो जुडिशियल प्रोसेस है। हर केसेस में जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है तो कोर्ट्स बेल देती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे तो कोई बड़ी बात लग नहीं रही है। एनसीबी को और इन्वेस्टिगेशन करना था, उनकी तथ्यों को ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि भाई आपने इन्वेस्टिगेशन कर लिया है और अगर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होगी तो बेल मिलने का मतलब एक्विटल होता नहीं है। चित्रा जी, ऐसे केसेस में आज आप बात कर रहे थे कि अरबाज मर्चेंट के पिताजी मिनटों में गिन रहे थे, बिल्कुल गिन रहे होंगे, उनका लड़का जेल के भीतर था, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि जो कंजम्पशन या पोजेशन का जो केस है वो केस खत्म हो गया उनके लड़के के खिलाफ। जहां तक आर्यन खान की बात है उसके बारे में तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि उनसे रिकवरी की बात नहीं है, उनका कॉन्स्पिरेसी का केस था। तो मेरा मानना है कि किसी भी केस में बेल तो है ही, तो बेल मिलना कोई किसी भी केस में व्हाट्सएप चैट के आधार पर पकड़ लिया जाए और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाए, जितनी व्हाट्सएप चैट की जरूरत हो उतना मीडिया को दे दिया जाए, बाकी अपने पास रखा जाए। बहुत सारे सवाल तो एनसीबी को लेकर भी है ना, इस सवाल का जवाब मैं लूंगी, लेकिन जल्दी से बृजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बोलिए। चित्रा जी, मैं एक बात बताता हूँ। व्हाट्सएप चैट लीक हो रहा है, अब कौन लीक कर रहा है इसके बाद आपको नहीं जानकारी है कौन लीक कर रहा है, किसके पास है व्हाट्सएप? मेरी बात सुनिए ना। लीक तो ऐसा चल रहा है कि हर चीज लीक हो रहा है। किसी का बर्थ सर्टिफिकेट लीक हो रहा है, मैरिज सर्टिफिकेट लीक हो रहा है, निकाहनामा लीक हो रहा है। देखिए, इसमें राजनीति, भारतीय जनता पार्टी को इस केस से कोई लेना देना है। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को इस केस के भीतर नहीं लाया। ठीक है। और जो लोग हैं जिनका काम देश में बन गया है कि हर विषय में राजनीति को लड़ना, है जुडिशियल प्रोसेस है, इसके लिए इतना गादा होहा हुल्लू। मोहन श्रीवास्तव जी, इशारा आप ही लोगों की ओर है कि हर मामले में राजनीति करना आप लोगों की आदत का हिस्सा बन चुका है और बेल मिलना तो जो जुडिशरी प्रोसेस है उसका हिस्सा है। खुश हैं आप लोग, या लग रहा है कि ये प्रक्रिया थी उसको पूरा किया गया आज?
चित्रा जी, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था और जिन्होंने कानून का सहारा लेकर अपने आप को जमानत ली है, उससे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कोई संबंध नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि इसने आज इस ऑर्डर ने ये सिद्ध किया है कि देश में कानून का साम्राज्य है और लोगों को कानून के निर्णय पे आस्था भी रखना चाहिए और अगर कुछ विलंब होता है तो थोड़ा सा धैर्य भी रखना चाहिए। ये तो बात इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरा, मैं बधाई देना चाहता हूं खासतौर से शाहरुख खान के परिवार के लिए कि मीडिया ने जिस प्रकार से सही चीजों को देश के सामने रखा, उससे एक सही जानकारी देश के आम आदमी तक भी पहुंची और इससे एक नौजवानों को भी एक संदेश गया है कि उनको यदि अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए यदि वो संवेदनशील हैं तो उनको किसी ऐसे काम में नहीं पड़ना चाहिए जिससे परिवार की प्रतिष्ठा पे आंच आए या प्रतिष्ठा आघातित हो। दूसरी बात, अभी जो पांडे जी ने कहा, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि अभी जो असली मामला यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता महाराष्ट्र में समीर वानखेड़े जी के नेतृत्व में समीर वानखेड़े जी के साथ मिलकर एक एक्सटॉर्शन गैंग चला रहे हैं। उसका भी पर्दाफाश होना बचा है। अभी आप देखिए कि आज समीर वानखेड़े जी हाई कोर्ट पे गए हैं और उन्होंने वहां पर यह मांग की है कि मुझे गिरफ्तार न किया जाए। जिस आदमी के जो आदमी निष्पक्ष है, जो आदमी ईमानदार है, उसको ऐसे एंटीसिपेटरी बेल की जरूरत क्यों है? क्या कारण है कि उनको डर लग रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्योंकि वो एक्सटॉर्शन का काम कर रहे थे और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता उसमें सहयोगी बनकर। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। राजीव जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। ठीक है, बीजेपी के लोग भी शामिल थे उनके साथ जो आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। ब्रिजमोहन जी बोलिए। चित्रा जी, पहले तो आप इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए जो एनसीपी के प्रवक्ता ने कहा है कि देश में रूल ऑफ लॉ है। सुबह शाम देश में ट्विटर से लेकर के मीडिया में चलते आ रहे देश में अघोषित इमरजेंसी है, तो कम से कम आज एनसीपी ने आपके चैनल पे कहा कि देश में रूल ऑफ लॉ है। पहली तो बात ये है। अब दूसरी बात इन्होंने कही, इस आदेश से पता लगा अगर ऐसे आदेश आते रहेंगे तो एहसास होता रहेगा। एक मिनट जाइए, देखिए ब्रिजमोहन जी जब आप बोल रहे थे मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। ये तरीका नहीं है डिबेट का, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ। मेरा ये कहना है, आपने जो कहा मैंने केवल रिप्रोड्यूस किया, उस बात को रिपीट किया। दूसरी जो बात इन्होंने की कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व है, एक्सटॉर्शन दिस दैट। देखिए 100 करोड़ के वसूली गैंग में इनके एक होम मिनिस्टर गायब है, इनका कमिश्नर ऑफ पुलिस गायब है, कई पुलिस इंस्पेक्टर जेल में है। ये जानते हैं इन सब चीजों को। मेरा कहना है कि ब्रिजमोहन जी आप ये गंभीर से बात नहीं, ठीक है, लेकिन फिर से लौटते हैं मेन मुद्दे पर। इसका जवाब मैं ले लूंगी, मैं लौटूंगी। बाकी 3 लोग भी इंतजार कर रहे हैं। एक बार शैलेश पांडे जी का जरूर कर लेती हूँ। ठीक है, एक लाइन में बोलिए जल्दी। एक लाइन में देखिए कि हमारे अगर गृह मंत्री जी ने उस समय कोई गलती की थी तो तत्काल उनको इस्तीफा देना पड़ा। इनके गृह मंत्री के बेटे ने 4 लोगों की हत्या कर दी और आज तक वो पद पे बैठे हुए हैं। इनको बल्कि सोचना चाहिए कि देश के सामने क्या संदेश दे रहे हैं। और परमवीर सिंह जी को एनआईए ने बचाया है, एनआईए की कस्टडी में थे वो, क्यों नहीं एनआईए ने गिरफ्तार किया? एनआईए हमारी नियंत्रण में नहीं है, एनआईए भारत सरकार के नियंत्रण में। पांडे जी को आदरणीय अमित शाह साहब से पूछना चाहिए। ठीक है सर, मेन मुद्दे पर लौटते हैं। जिस ड्रग्स को लेकर, समीर वानखेड़े को लेकर या फिर आर्यन खान और मुनमुन धमोचा, अरबाज मर्चेंट को जो जमानत मिली है उस पर लौटते हैं। सीधे आपका रुख करते हुए शैलेश पांडे जी, चूंकि एक पक्ष इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी का भी है, क्योंकि उनका ये आरोप है कि चूंकि बड़े बड़े लोगों पर वो शिकंजा कस रहे थे, इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, इस वजह से अब उल्टा उनके ही परिवार को प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है। क्रांति ने जो चिट्ठी लिखी है उसका थोड़ा सा मजमून सुनाते हुए मैं आपके पास लौटूंगी। उन्होंने लिखा है कि शिवसेना के राज्य में एक महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मजाक किया जा रहा है। आज बाला साहब होते तो निश्चित तौर पर उन्हें यह मंजूर नहीं होता। क्या है जवाब इसका आपके पास? जी बिल्कुल सही चित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे समय देने के लिए। मैं उसके साथ ही उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है मैं उसका स्वागत करता हूं। देखिए ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे का महाराष्ट्र है और इस वक्त हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र यशस्वी मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे मुख्यमंत्री के रूप में अगर उनसे कोई याचना करता है तो उसका स्वागत है। लेकिन साथ ही याचना कोई क्यों करेगा आपसे? आप सरकार में हैं, राजा महाराजा थोड़े ने आपसे याचना कोई क्यों करेगा? आप वोट लेते हैं जनता को सर्व करने के लिए, याचना कौन सी भाषा है? हाँ, याचना कोई क्यों करेगा आपसे? उन्होंने पत्र लिखा है ना, पत्र लिखा है, ठीक है, पत्र लिखा है। वो कह रही है कि महिला के साथ जो कुछ हो रहा है बाला साहब होते तो नहीं होता, यानी कि मौजूदा सरकार के ऊपर वो सवाल उठा रही है।
कह रही हैं कि 12 साल तो नहीं होता, यानी कि मौजूदा सरकार सक्षम नहीं है इस चीज को हैंडल करने में। चित्रा जी, अभी आपने प्रश्न नहीं किया और आप ही जवाब दे देंगे। अरे तो आप याचना कहेंगे कि लोग आपके सामने याचना करें, पब्लिक आपके सामने याचना थोड़ी ना करेगी। बोलिए बोलिए, आगे मेरी बात सुनिए। बोलिए बोलिए, मेरी बात सुनिए। उन्होंने पत्र लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, उस पर उद्धव साहब जी विचार करेंगे। और देखिए, जहां तक बात है, नहीं कर रहा है किसी ने किया। ब्लैक फ्रेम हो गया है, दोबारा से मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन यकीनन अगर एक अधिकारी की पत्नी को याचना करना पड़े सरकार के सामने तो सरकार को भी सोचना होगा। जो बातें उनकी ओर से कही गई हैं, इस पर जवाब दीजिएगा आप शैलेश पांडे जी। हमारे साथ एनसीबी के अधिकारी मोनीश भल्ला साहब भी जुड़े हुए हैं। 25 दिनों के बाद आखिरकार जमानत मिल ही गई, लेकिन अभी उनकी रिहाई नहीं होगी जेल से, क्योंकि कुछ ऐसी औपचारिकताएं हैं, कागजी कार्रवाई जिनको पूरा किया जाना है। उसके बाद ही कल या फिर हो सकता है परसों उनको रिहा किया जाए। ये 3 चेहरे आपको दिखा रहे हैं। आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे, उनको जमानत मिल गई है। उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट को जमानत मिल गई है और मुनमुन धमोचा को भी जमानत मिल गई है। बीते 3 दिनों से बॉम्बे हाईकोर्ट में लगातार चर्चा की जा रही थी। परसों हम सब ने देखा, सबसे पहले मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान का लंबा चौड़ा पक्ष रखते हुए किस तरह से बेल दिए जाने की मांग की। कल अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमोचा के वकीलों ने अपना पक्ष रखा और आज जब 3:15 बजे के आसपास सुनवाई फिर से शुरू हुई बॉम्बे हाईकोर्ट में, तो उस समय 2:57 पर बॉम्बे हाईकोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो उस समय एनसीबी की ओर से अपना पक्ष रखते हुए इनकी जमानत का विरोध किया गया। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीबी की दलीलों को दरकिनार करते हुए फिलहाल इन्हें राहत दे दी है, लेकिन रिहाई के लिए इनको कल या परसों तक का इंतजार करना पड़ सकता है। सीधे यहां पर आपका रुख करते हुए चैतन्य सिंह जी, लेकिन एनसीबी की साख को भी जबरदस्त तरीके से बट्टा कह ले या फिर बहुत सारे सवाल भी उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि जिसको आपने गवाह, स्वतंत्र गवाह के तौर पर रखा था, उसी ने आपके ऊपर आरोप लगा दिया कि भैया ये तो घूस हमसे मांग रहे थे और इतने करोड़ में डील हुई थी, इतने पे डील डन हो गई थी, इस अधिकारी को इतना दिया जाना था। तो फिर एनसीबी के सामने अब यहीं से दोहरी चुनौती भी शुरू हो गई है। एक तरफ आपको यह भी क्लियर करना होगा कि नहीं, इसमें सच्चाई नहीं है, उसको पारदर्शी तरीके से अंजाम दिया गया, वहीं दूसरी तरफ अब उनके खुद के अधिकारी फंस गए हैं मुश्किलों में। देखिए, जो एनसीबी का कंडक्ट है इस मैटर में बड़ा क्वेश्चनेबल रहा है। जहां तक सवाल था आर्यन खान को अरेस्ट करने का, वो मतलब कोई उनके पास पोजीशन नहीं था, कुछ रिकवरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सब व्हाट्सएप चैट वगैरह का नाम लेके उनको अरेस्ट किया गया। फिर उनके कुछ जो आई विटनेस वगैरह, जो विटनेस जिन लोगों को आगे लाया गया, वो उन्होंने रॉन्ग डूइंग्स के बारे में बात करी। तो अब तो देखिए, ये बेल तो पहले ही हो जानी चाहिए थी, बट इससे एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने आया है जो ज्यादातर नॉर्मल लोग नहीं समझते होंगे। वकील ही ये बात जानते हैं। बड़े केसेस में जो छोटी जजेस होते हैं लोअर कोर्ट के, वो ज्यादातर बेल नहीं देते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ही बेल देती है। नॉट दैट कि उनके पास पावर नहीं है, बट वो डरते हैं देने में बेल बड़े केसेस में। बड़े, जहां बड़े केस का मतलब है कि जहां बड़े नाम इन्वॉल्व, कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर्स हो, मीडिया से रिलेटेड हो। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जहां पर बहुत बड़े नाम आते हैं या मीडिया में जो खबरें चल रही होती हैं, जो निचली अदालतें हैं, ऐसे मामलों में बेल देने से फिलहाल वो बचती हुई दिखाई देती हैं। वजह क्या है इसके पीछे? बचती है। क्यों ऐसा होता है? उनके पास भी पूरे अधिकार होते हैं, उनके पास भी उम्मीदों के साथ लोग जाते हैं, तो फिर क्यों इस तरह की स्थिति होती है वहां पर? देखिए, सच्चाई ये है कि जो लोअर कोर्ट के जजेस होते हैं, उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रोटेक्शन इन द सेंस ऑफ, मतलब उनके सवाल उठाने जाने पर नहीं होती है। उनकी जो सर्विस होती है, एक बहुत छोटी सी, कोई भी आदमी, मैं नहीं कहूंगा कि कुछ गलत होता है, नहीं होता, सब सही होता है, बट कोई भी अगर छोटी सी भी बात उठा देता है तो एकदम उनके ऊपर सवाल उठ जाता है कि भाई इन्होंने बेल क्यों दी। जो आप बिल्कुल सही कह रही है कि जब उनके पास सारी पावर है, जुरिडिक्शन है, सब कुछ है, तो उनको बिल्कुल देनी चाहिए। ये एक बहुत ही, मैं जैसे कह रहा था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि ये एक सुप्रीम कोर्ट को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए कि जब लोअर कोर्ट के पास पावर है तो उनको बेल, वो डरना नहीं चाहिए जजेस को, चाहे कोई भी मैटर हो, बड़ा हो, छोटा हो। लेकिन यहाँ पर दूसरा पक्ष भी तो है कि अगर बेल दिया जाना जरूरी लगता है या फिर नहीं लगता है, दोनों ही पक्ष हो सकते हैं। अगर निचली अदालतों को लगता है कि नहीं दिया जाना है, लेकिन मोनीश भल्ला जी, आप फॉर्मर एनसीबी ऑफिसर रहे, आप बहुत सीनियर हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मौजूदा वक्त में पिछले 2 सालों से एनसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जिस तरीके की हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग उससे खुश भी थे कि चलो कम से कम क्लीन मुंबई का जो दावा किया जाता है वो इसी के साथ ही संपन्न होगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन एनसीबी अधिकारी ही अगर सवालों की घेरे में आ जाए और उसको कोर्ट का रुख करना पड़े कि भैया गिरफ्तार करने के पहले मुझे बताओ, फिर ये तो साख पर बट्टा है एनसीबी के।
कैसे क्लीन किया जाएगा इस, अब कैसे निकालेगी खुद एनसीबी से अपने आप? चित्रा जी इसमें 2-3 चीजें हमको नोट करनी पड़ेंगी। जिस चीज के लिए विजिलेंस एंगल की बात हो रही है या जिस चीज के ऊपर आज उनकी पर्सनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बेस पे उन्होंने जॉब पाई है उस पर जो बात हो रही है वो एक अलग विषय है पूरा, ठीक है। जहां तक एनसीबी का काम करने का तरीका है, डेफिनेटली इस केस में जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, प्योर पर्सनल ओपिनियन है, डेफिनेटली इस केस में हम जो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं काम करने के तरीके में थोड़ी सी चूक है, कहीं ना कहीं, ठीक है। वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं क्योंकि जिस तरह से हम जो देख रहे हैं। एनीवेज, उसके साथ में एक और एंगल है भी। एक दूसरा एंगल यह है कि जब किसी ऑफिसर पे इतना मेंटल प्रेशर होता है तो उसकी परफॉर्मेंस पे डेफिनेटली असर आता है, ठीक है। थर्ड एंगल अब यह है इसके अंदर, जो अभी ऑनरेबल हाईकोर्ट के अंदर जो हम बात सुन रहे थे और जिस तरह से ऑनरेबल हाईकोर्ट बॉम्बे ने आज इनको बेल अलाउ की, तो ये बेल है, ठीक है। चार्जशीट होगी, अभी चार्जशीट से पहले इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, चार्जशीट फाइल होगी, उसके बाद ट्रायल चलता है। बहुत सी बार हमने ये देखा है कि लोगों को बेल मिल जाती है और मिलनी भी चाहिए। मैं बेल के लिए तो मैंने पहले भी दिन भी बोला कि स्मॉल क्वांटिटी है, व्हाट्सएप चैट्स स्टैंड अलोन एक एविडेंस नहीं माने जाते, ये मैं बार बार कह चुका हूं सब जगह पे। बट इसके बाद जब चार्जशीट फाइल होती है, और चार्जशीट और इसमें अभी में एक लंबा टाइम है इन्वेस्टिगेशन करने का सरकार के पास या ऑफिसर्स के पास। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद जब चार्जशीट फाइल होगी, जब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट्स आएंगी, जब अदर जो एंगल्स इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देखने हैं वो देखेंगे। आपकी सारी बातें ठीक है, बाद ट्रायल होगा। मुनीश बल्ला जी, लेकिन इसी के साथ मेरा एक और सवाल है, उसके बाद मैं ब्रिजमोहन जी और राजीव जी के पास जाऊंगी। एक मेरा सवाल है, देखिए एनडीपीएस कानून की धारा 8C 20B 35 के तहत गिरफ्तारी की गई, इनका मेडिकल चेकअप भी किया गया, लेकिन खून, पेशाब, हेयर फॉलिकल्स के नमूने नहीं लिए गए इन तीनों के, जबकि इसके जरिए नशीली दवाओं के उपयोग या फिर दुरुपयोग का प्रमाण का पता लगाया जा सकता है। तो डे 1 से जब आपको गिरफ्तार किया गया, उसके तो तुरंत बाद आपको यह करना चाहिए था कि लोगों ने ड्रग्स का सेवन किया है या फिर नहीं किया है, क्योंकि आधार तो वही बना। व्हाट्सएप चैट और बाकी चीजें तो बहुत बाद में एंट्री करती हैं, शुरू में तो यही चीजें थी। तो फिर आपने उसका पता लगाने के लिए इनका उस तरीके से मेडिकल चेकअप क्यों नहीं करवाया? एनसीबी के सामने यह भी तो सवाल है। चित्रा जी मैं इस पे आ रहा हूं। आज कोर्ट में इस चीज की दलील हुई है, मैं देख रहा था, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, पर कोर्ट में इस चीज की दलील हुई है। और एक उसका स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जब आपके पास कॉन्शियस पोजीशन पाया जाता है तो आप कंजम्पशन के लिए टेस्ट नहीं कराते। आपके पास जब कॉन्शियस पोजीशन, पूरी बात कॉन्शियस पोजीशन की है। मैं एग्जांपल आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं। जैसे इसमें कहा गया अरबाज के शूज के अंदर से था और दोनों दोस्त साथ में जा रहे थे, ये कहानी है। अगर दो दोस्त सोचें कि आज हमको शाम को ड्रिंक्स करनी है, चलो मिलकर आज ड्रिंक करेंगे, तो दोनों में से एक ही बॉटल लेके आएगा, दोनों अपनी अपनी बॉटलें लेके नहीं आएंगे। आप समझ रहे मेरा लॉजिक? तो ये कॉन्शियस पोजीशन की कहानी है, ये अलग पहलू है पूरा, ठीक है। इसीलिए शायद ये टेस्टिंग तब होती है जब आपके पास कोई पोजीशन की बात ही नहीं होती, सिर्फ कंजम्पशन की बात होती है, ठीक है। तो और कंजम्पशन के लिए मैं पहले भी बोल चुका हूं, 64 था उस टाइम, 64A था। पर हम जब कहते हैं हम कंज्यूम ही नहीं करते, हम पोजेस भी नहीं हुआ, हम कंज्यूम भी नहीं करते, हमको इसका कोई लेना देना नहीं है, हमारी चैट्स का इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम क्रूज पर से लोगों को पकड़ रहे हैं इस आधार पे कि उन लोगों ने ड्रग्स का सेवन वहां पर किया, ड्रग की पार्टी होनी थी, और उसके बावजूद उनको गिरफ्तार करने के बाद हम उनका उस तरीके से टेस्ट नहीं करवाते हैं, तो फिर आपका मकसद क्या था? डे 1 से आपको ये कैसे पता चला कि ये खरीद फरोख्त में शामिल है? ये भी तो सवाल पूछा जाएगा ना मोनीश जी। राजीव जी सहमत नहीं? मैं आ रही हूं आपके पास राजीव जी। जो इंटेलिजेंस फाइल है उसने, हाँ बोलिए सर प्लीज। इंटेलिजेंस फाइल है, तो जो इंटेलिजेंस फाइल है और जो इंटेलिजेंस फाइल होती है उसके बेस पे देखा जाएगा, और इसकी स्क्रूटिनी हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं, ट्रायल के टाइम पे हर एक चीज कोर्ट की स्क्रूटिनी में रहेगा, एक एक डॉक्यूमेंट कोर्ट की स्क्रूटिनी में होगा। अभी आज की तारीख में इवन जो व्हाट्सएप चैट सीक्रेटली भी कोर्ट को दिखाए गए हैं, तो उसके बाद अगर, और कल जजमेंट बहुत इंटरेस्टिंग होगी, मे बी इट इज अ लैंडमार्क जजमेंट, मैं तो कह रहा हूं। कल की जजमेंट जो हम डिटेल में आएगी, ये लैंडमार्क जजमेंट होगी। हमको देखना है कि क्या क्या एंगल
जज साहब ने राजीव पांडे जी, कल का तो हमें इंतजार करना होगा, लेकिन आप सहमति नहीं जता रहे थे और अपने आप में ये भी अद्भुत केस है कि स्वतंत्र गवाह आते हैं, वो सेल्फी क्लिक करवाते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है फोटोग्राफ्स, एक ऐसा शख्स पकड़ा जाता है जिसके पार्टी से संबंध होते हैं, तो फिर तो आप लोग मुस्कुराएंगे इस बात को लेकर। आप किसी बात पर सहमत नहीं थे, जरा बताइए राजीव जी। देखिए चित्रा जी, आप एक बार उनकी बात हो जाए। बिल्कुल मनीष भल्ला जी ने बिल्कुल सही कहा है कि केस क्या है, कॉन्शियस पोजीशन की बात है। उसके बाद एनसीबी ने और भी सेक्शंस ऐड किए, सेशन कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ कि अगर एक केस चलेगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए पीसी खत्म हो गया, जेसी में आ गया, तो बेल होना कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है, पहले तो ये समझ ले। दूसरी बात, बार बार आप एक इंडिपेंडेंट विटनेस की बात करते हैं कि उसका किसी पार्टी से संबंध है। मैं लौट रही हूँ राजीव जी, स्पेशल कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा आर्यन खान को। मैं फौरन लौट रही हूँ। एनसीबी को बिना बताए मुंबई नहीं छोड़ सकती। इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, यानी कि बेल जिस आधार पर मिली है उसमें कई शर्तें भी बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से जोड़ी गई हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन को बेल दे दी, तो शर्तें क्या है वो देखिए। स्पेशल कोर्ट में अपना पासपोर्ट आप जमा कराएं, यानी कि स्पेशल कोर्ट में पासपोर्ट जमा कराना होगा। एनसीबी को बिना बताए मुंबई तक नहीं छोड़ सकते, देश तो छोड़िए मुंबई तक नहीं छोड़ सकते। एनसीबी को बिना बताए कोर्ट में विचाराधीन मामले पर कोई बयान आप नहीं दे सकते हैं बाहर। किसी दूसरे आरोपी से किसी भी तरह का कोई संपर्क आप नहीं करेंगे। आर्यन के लिए, मुनमुन के लिए, अरबाज के लिए, तीनों के लिए ही समान रूप से यकीनन ये शर्तें लागू होंगी। बॉम्बे हाईकोर्ट से आर्यन को बेल तो मिल गई, लेकिन ना ही वो देश छोड़कर बाहर कहीं घूमने के लिए या जो कुछ भी, अगर वो बाहर कहीं जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, क्योंकि पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट में जमा कराना होगा। और इसके साथ ही मुंबई से, अगर सिर्फ मुंबई से भी वो बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए एनसीबी को पहले उनको बताना होगा। राजीव पांडे जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। राजीव जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 बिल्कुल मिल रही है। बोलिए। किसी भी आदमी को बेल मिला है, आपने देखा कि एक कंडीशन उन पर डाला गया है। दैट मींस ये केस खत्म नहीं हुआ है चित्रा जी, इसको आप समझ लीजिए। और बेल जो है ना, ये तो एक रेगुलर प्रोसेस है। इवन मर्डर केसेस में भी बेल मिलता है, टेरर चार्जेस में भी लोगों को बेल मिला है। अब जहां तक बात है कि जो आरोप इन तीनों एक्यूज पे थे, उनके लॉयर्स ने भी ये नहीं कहा है कि कॉन्शियस पोजेशन था कि नहीं था। अरबाज मर्चेंट के केस में उनका तो ये कहना था कि कॉन्शियस पोजेशन था या कंजम्पशन भी था, तो ये तो बेल मिलनी चाहिए इस पर, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है, पुलिस कस्टडी खत्म हो गई एनसीबी की, जुडिशियल कस्टडी में आज सारे एक्यूज्ड हैं। तो चित्रा जी, मेरा मानना है कि इस केस को पॉलिटिकल रीजन से कुछ पॉलिटिकल पार्टी आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लॉक कर रही है। ऐसे केसेस डेली हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस की जो एक नार्कोटिक सेल है, उसने कुर्ला में 25 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद किया। हम बधाई देते हैं कि आप करिए। मेरा मानना है कि अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, क्या पूरे बयान में, पूरे आर्गुमेंट्स में, क्या उनके एक्यूज ने कहा कि कोई पोजीशन हमारे पास था ही नहीं? और कॉन्शियस पोजीशन में जो उन्होंने भल्ला साहब ने कहा कि भाई अगर दो लोग जा रहे हैं ड्रिंक्स करने के लिए तो बोतल तो एक ही आदमी लाएगा। और मेरा एक कहना है कि और भी लोग एक्यूज हैं इस देश में। मैं आखिरी कमेंट ले लेती हूँ यहाँ पर, एक करेक्शन करते हुए। एनसीबी जो बातें थी, पासपोर्ट जमा करने वाली बात थी, इसके अलावा देश छोड़ने की स्थिति में भी, हालांकि पासपोर्ट जमा करा देंगे तो स्थिति वैसे ही बन जाएगी। एनसीबी से भी स्पेशल परमिशन इसके लिए उनको लेनी पड़ेगी, यानी कि बहुत सारे नियम, कायदे, कानून उनके ऊपर थोप दिए गए हैं। इस बेल के साथ ही आर्यन खान को इन तमाम बातों का ध्यान रखना होगा। एक क्लोजिंग कमेंट बृजमोहन जी, लेकिन कम से कम एक सिंपैथी उस परिवार वालों के लिए भी आप रखिए। देखिए, आपकी सरकार से, उद्धव ठाकरे से, समीर वानखेड़े की पत्नी को अगर आगे आकर यह कहना पड़ जाए कि हमारी रोज सुबह इज्जत उतारी जाती है, एक महिला और उसके परिवार पर निजी हमले, ये कितने निचले स्तर की राजनीति है। ये स्थिति आपके महाराष्ट्र में एक अधिकारी की पत्नी को अगर लिखना पड़ जाए तो ये सोचिए कितनी गलत बात है। और आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, कम से कम उनकी भी तो आवाज सुनिए आप। चित्रा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल पूरी तौर से सहमत हूं, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगना चाहिए देश की महिलाओं से। देखिए कि ये बात शुरू कहां से हुई। जब नवाब मलिक साहब ने आरोप लगाया तो उसमें कहीं भी उनके परिवार पे आरोप नहीं लगाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चीख कर नवाब मलिक साहब के दामाद को सामने लेकर आए और उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि नवाब मलिक साहब जो ड्रग माफिया और भ्रष्ट अधिकारी, मतलब इस पूरे मामले में ये बताने की कोशिश ज्यादा होगी कि तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा
सफेद है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इन्वेस्टिगेशन फिलहाल जारी है। अब समीर वानखेड़े मामले में आगे क्या होता है, इस पर भी रहेगी हमारी नजर, और आनंद खान जेल से कब बाहर आते हैं, इस पर भी लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी।